इस वक्त हम मौजूद है सब डिवीजन गुलमर्ग के एक ऐसे गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी है पीएचसी के नाम से, आज से 12 साल पहले यहाँ पर आवाम के नाम जो आज तक इस बिल्डिंग को जो है हेल्थ डिपार्टमेंट या यहाँ की इंतजामिया की तरफ से जो आवाम के नाम अभी तक जो वक्फ नहीं किया गया। वही यहाँ पर अबूर मुर्र में यहाँ के आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अगर हम हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से बात करेंगे तो आज से 12 साल पहले ये यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कम से कम अगर हम इस इलाके की बात करेंगे 25 गाँव से लेकर 30 गाँव जो मुश्तमिल इस पीएचसी पर थे, कहीं ना कहीं उन्हें डोर स्टेप्स पर यहाँ पर जो है तिब्बी सहूलियात फराम हो सके। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज 12 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस बिल्डिंग को जो आवाम के नाम वाकफ नहीं किया गया। वही यहाँ के आवाम को जो है या अगर भी कोई भी यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी केस होता है या प्रेगनेंट लेडी का केस होता है, यहाँ पर माइनर इंजरी होती है, इन्हें यहाँ से जो है 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पर या टंगमर्ग जाना पड़ता है या इन्हें श्रीनगर या मागाम के अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। अब उम्मीद यही करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद गवर्नर इंतजामिया जो जाग जाएगी और इस बिल्डिंग को जो आवाम के नाम जल्द अज जल्द वक़्फ़ करेगी, ताकि यहाँ तिब्बी सहूलियत के हवाले से गरीब लोगों को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल आपको सीधे छांदे ले चले दिखाते यहाँ पर क्या कह रहे हैं आम लोग इस बिल्डिंग के हवाले से। तकरीबन 2 से ढाई करोड़ रुपए की लागत इस बिल्डिंग में लगी है। इसका मकसद यही था कि जो दूर दूर से लोग थे, गोगलडारा से आते थे लोग या रिंगावारी से लोग आते थे या यहाँ छांदिल वनगाम से लोग आते थे, यही था एम इसका कि उन लोगों को जो है सहूलियत फराहम होती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, जब से ये बिल्डिंग बनी है, मैंने पहले भी कहा, ये एक दिन भी ये फंक्शनलाइज नहीं रही। अगर इस बिल्डिंग को ऐसे ही रखा गया, छोड़ा गया, तो वो दिन दूर नहीं जब ये और खस्ता हो जाएगी और ये जल्द से जल्द ये बिल्डिंग गिर जाएगी। मेरी यही एक गुजारिश रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से या जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी या हमारे डीसी साहब जो है उनसे गुजारिश रही, जो कोई भी ऑफिसर मुतलका ऑफिसर है या मुतलका जो अहदेदार हैं उनसे मेरी यही आशा रहेगी या उम्मीद रहेगी या रिक्वेस्ट रहेगी, काइंडली इस मसले को आप टेकअप कीजिए, इस मसले में आप मुदाखलत कीजिए ताकि जो ये बिल्डिंग है इसको कम से कम जल्द से जल्द तैयार किया जाए, उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। ये जो पीएचसी यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ ये बिल्डिंग बनाई है, 2006 में इसकी बुनियाद रखी है और 2022 भी हो गया है। बिल्डिंग कंप्लीट है, कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ का यहाँ पे इस बिल्डिंग में मतलब खर्चे आया है। बिल्डिंग टोटली कंप्लीट है, कोई भी फंक्शनल नहीं है, बस कोई स्टाफ ही नहीं आ रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब सुबह शाम हमें जो पेशेंट यहाँ होते हैं उनको शिफ्ट या तो हमें टंगमर्ग करना पड़ता है या श्रीनगर, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और जो विंटर में जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ सुनो ज़्यादा पड़ता है, उस वजह से हमें ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। इस बिल्डिंग को मतलब ओपन किया जाए और यहाँ हेल्थ फैसिलिटी को यहाँ पे रखा जाए कि ताकि जो भी ये इस इलाके के लोग हैं उनको, गरीब लोग जो है उनको फैसिलिटी यहाँ पे मिले और हमें यहाँ दवाई और इलाज फर्स्ट एड, कम से कम हमें फर्स्ट एड की यहाँ की ज़रूरत होती है क्योंकि विंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। आज 21 अगस्त को जहां पूरी दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं अगर हम बात करें जिला बारामूला की, इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला से 5 किलोमीटर की दूरी पे। ये इलाका खादनार का इलाका है जहां आज जिला इंतजामिया की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था इन बुजुर्गों के लिए एक पार्क में, जहां पर इनका मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप के साथ साथ इनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किए गए थे। 21 अगस्त को पूरी दुनिया के साथ साथ हम यहाँ पर भी ये जो है सीनियर सिटीजन्स डे है मना रहे हैं। तो इस मुनासबत से हमने यहाँ पर एक छोटा सा ये आउटिंग रखी है इनके लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं ज़िला बारामूला के, जिनको हमने अभी फ्लैग ऑफ किया। तो इसके साथ साथ हमने इनके लिए एक मेडिकल कैंप का भी इनेकाद कराया है ताकि इनकी सेहत से मुतालिक जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तो ये दिन मनाने का मकसद यही है कि हम समाज में एक बेदारी पैदा करें। जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनके तई जो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसमें ये मतलब ये खर्च की है और साथ साथ उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जो समाज है वो कैसे इस्तेफ़ादा कर सकता है ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी, ख़ासकर यूथ की ज़िंदगी, तो वो संवर सके, वो अच्छी तरह से शेप हो सके उन एक्सपीरियंसेस को लेकर। और साथ साथ इस दिन हम इनकी जो है कंट्रीब्यूशंस हैं उनको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। मैं वो कोई पता नहीं है कहाँ जाना है, इको पार्क है ना। अभी हमें कोई भला किसी ने बताया नहीं है, हम गाड़ी में बैठ गए हैं तो अब पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। आइंदा भी होनी चाहिए ऐसे,
के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा है। अच्छा, हम सेहत के लिए अच्छा है। बुजुर्गी में होना चाहिए। जहाँ भाई आप ले जाओगे वहाँ हम जाने को तैयार हैं। घर से ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग आप जहाँ लेंगे हम जाएंगे, इको पार्क लेंगे, जहाँ भी लेंगे हम जाएंगे। क्या ये बचपन पिकनिक जा रहे हैं। आपका बचपन फिर लौट आया है? हाँ जी। चलिए शुक्रिया। मुद्दा और मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि नौजवान तबके को ये पैगाम देना है कि इन बुजुर्गों को अब तन्हाई का एहसास मत दिलाओ और इनके तय जो आपके फराइज हैं उनको बाखूबी अंजाम दो। नदीम वानी, JK 24/7, बारामूला। लंपी वायरस के हवाले से जिला सांबा से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि जिस तरह से लंपी वायरस का आउटब्रेक पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हुआ है और उसी के साथ साथ अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में भी काफी ज्यादा प्रभाव लंपी वायरस का देखा जा रहा है। तमाम गाय भैंसे इस समय जो है वो लंपी वायरस की चपेट में आ गई है और जो आंकड़ा बताया गया वो लगभग 1500 के आसपास का है जो गाय भैंसे इस समय लंपी वायरस से ग्रस्त हैं। और आपको बता दें कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस वायरस की वजह से। और हमने ये भी देखा कि तमाम इस समय गाय भैंसे बीमार हैं, बुखार उनको हो जाता है, वो जानवर गिर जाते हैं, यानी उनकी जो क्षमता है, जो उनकी इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। उसी को लेकर अलग अलग धारणाएं भी इस समय जो वो सामने आ रही है। पैनिक इस समय पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है और डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इस पैनिक को खत्म करने के लिए लगातार एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर व्हाट्सएप की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो एक वायरस जो एक मैसेज लगातार ये फैल रहा है कि ये वायरस जो है वो काफी घातक है। घातक तो है, आउटब्रेक इसका काफी ज्यादा इस समय घातक साबित हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूध पीने को लेकर जो तरह तरह की बातें सामने आई हैं कि जो लंपी वायरस से ग्रस्त है तमाम गाय भैंसे, तो उनका दूध पीना जो है वो हानिकारक हो सकता है। इसके ऊपर डॉक्टर्स ने पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है और डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा है कि लंपी वायरस से इन्फेक्टेड गाय भैंस का दूध जो है वो हानिकारक नहीं है। उसको 1 से 2 बार जो वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल कर ले और उसके बाद उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो तरह तरह की धारणाएं, नेगेटिव संदेश जो वो इस समय जा रहा है, क्योंकि जो वायरस इस समय आउटब्रेक हुआ तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि तरह तरह की धारणाएं, अलग अलग अफवाहें इस समय फैल रही हैं। लेकिन इन अफवाहों के ऊपर हमने नहीं जाना है। हमें अपने पशुओं का, माल मवेशियों का इस समय खास ध्यान रखना है। और लंपी वायरस की चपेट में अगर गाय भैंसे आ रही हैं तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो उनको देना है, इम्यूनिटी बूस्टर्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं और जो भी इंजेक्शन वगैरह टीकाकरण है वो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आपने करवाना है और डॉक्टर से संपर्क करके रखना है। और अगर आपके इलाके में ऐसी कोई बीमारी जो वो ज्यादा फैल रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। 1962 एक जो इमरजेंसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस नंबर पर आप कॉल करें और डॉक्टर से संपर्क करें ताकि डॉक्टर्स जी की जो टीमें हैं वो आपके इलाके में आए और आपके पशुओं की ओर ध्यान दें। और कहीं ना कहीं इस समय 1400 से 1500 के बीच में जो गाय भैंसे जिला सांबा में है वो भी प्रभावित हुई है और बॉर्डर के इलाके काफी ज्यादा प्रभावित हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इस समय डर काफी ज्यादा है, पैनिक काफी ज्यादा है कि लंपी वायरस का आउटब्रेक हुआ है। ये उसी तरह से आउटब्रेक हुआ जिस तरह से कोविड का आउटब्रेक हुआ था। लेकिन कुछ दिनों में शायद स्थिति जो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इसी तरह के हालात हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मोर्टेलिटी रेट यानी अगर डेथ रेट की बात करें तो काफी कम है, ये राहत की बात है। हालांकि हमने केसेस देखे हैं जो डेथ केस हमें देखने को मिले इस लंपी वायरस की वजह से, लेकिन इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत है कि डेथ रेट काफी कम है, रिकवरी रेट हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स ने हमें साफ तौर पर कहा कि रिकवरीज धीरे धीरे हो रही है और कई ऐसे पशु हैं जो पूरी तरह से रिकवर भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल रही है कि जो जानवर इस बीमारी से ग्रस्त है वो पिछले लगातार 5-6 दिन से वो बैठा ही नहीं है, तो उसमें खड़े होने से काफी ज्यादा स्वेलिंग हो रही है। तो ये एक पोस्ट कॉम्प्लिकेशन आप कह सकते हैं जो लंपी वायरस की वजह से आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन जल्द आ जाएगी और वैक्सीनेशन के बाद इस बीमारी से जो वो राहत मिलेगी। लेकिन आउटब्रेक जिस तरह से हुआ है उसके बीच में जो धारणाएं, अलग अलग नेगेटिव संदेश जा रहे हैं वो नहीं देने हैं। पैनिक क्रिएट जरूर हुआ है लेकिन इसका इलाज भी होगा, वक्त पर होगा। लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है और उसी के चलते दूध पीना गाय का, भैंस का जो लंपी वायरस की चपेट में आई है वो हानिकारक नहीं है। इसके ऊपर पूरी तरह से डॉक्टर्स ने पुष्टि कर दी है कि कच्चा दूध आप ना सेवन करें बल्कि बॉयल करके, हाई टेम्परेचर पर दूध को बॉयल करके आप पी सकते हैं। ये जो संदेश है ये हम आपके तक पहुंचा रहे हैं जो डॉक्टर्स ने हमें दिया है। कहीं ना कहीं ये जो गलत धारणा बनाई जा रही है सोशल मीडिया पर उससे हमें बचना होगा। तो ये लंपी वायरस को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिला सांबा से, तो कहीं
न कहीं आप लोग अपने गाय भैंसे जितने भी तमाम लंबी वायरस की चपेट में आए हैं तो उनको प्रॉपर वेंटिलेशन दें, पंखे वगैरह उनके साथ लगाकर रखें, क्योंकि मक्खी मच्छर से भी ये वायरस आगे ट्रांसमिट हो रहा है। तो आप लोग धूप से भी अपने पशुओं को, माल मवेशी को बचाएं। यही अभी फिलहाल जो आपको जो स्टेप्स है ये उठाने हैं, जो कारगर सिद्ध भी हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा घबराने की या पैनिक वाली बात नहीं है जो डॉक्टर्स कहते हैं इस लंबी वायरस को लेकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगलंडू 47 जवानों में जहनी तवाज़ुन और जोश रखने के लिए जहां पर कई गेमें खेली जाती हैं, वहीं पर अगर हम क्रिकेट की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी वो भी इसमें कूद गए हैं और उनकी तरफ से एक टूर्नामेंट खेली जा रही है। जे.एंड.के के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक जो है यहाँ पर कश्मीर में एक ट्रॉफी आने वाले दिनों में खेली जा रही है और जिसके लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हर एक जगह पर ट्रायल शुरू की है। और यहाँ पर अगर हम बड़गाम में देखें तो हरदपुंजू में भी यहाँ पर आज हम आए और यहाँ पर ट्रायल शुरू हो रहा है और यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहा हूँ जोन हरदपुंजू में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का एक बॉर्डर एरिया है, फार फ्लोइंग एरिया है। तो एलजी साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया यहाँ के हमारे दूर दराज नौजवानों के लिए, ताकि ये रणजी ट्रॉफी में पहुंचे, ताकि ये अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करे, तो इस चीज़ के लिए हम गवर्नर साहब को सराहना करते हैं। एलजी मनोज साहब का हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि आज तक ये पहली बार हुआ पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि मैं भी अभी 35 साल का हूँ, 35 साल में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी गवर्नर ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि फार फ्लोइंग एरिया, खासकर हमारे इस ब्लॉक सुखनाग के और हरदपुंजू जोन जिसे के नाम से जो जाना जाता है, ये पहला इनिशिएटिव है ऐसा गवर्नर साहब का। तो जितनी भी शुक्रगुजार हम रहेंगे गवर्नर साहब के उतना कम है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जो ये टैलेंट है हमारे यहाँ के बच्चों में, हरदपुंजू जोन के ब्लॉक सुखनाग के बच्चों में जो टैलेंट है ये कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन गवर्नर साहब ने जो ये इनिशिएटिव उठाया इसकी वजह से हमारे बच्चे भी रणजी ट्रॉफी में पहुंचेंगे, आगे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे, जीरो लेवल पे ये टैलेंट हम कोशिश कर रहे हैं पिक करने की। तो इस चीज़ का हम, चाहे हमारे गवर्नर साहब है या हमारे डायरेक्टर साहब है या हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट अफसर जो हरमुख साहब है, हम उनके बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये मौका किया। यहाँ फार फ्लोइंग एरिया जो बॉर्डर जोन पड़ता है हमारे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का, तो बड़े शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के, हम बड़े शुक्रगुजार है एलजी मनोज साहब के, अपने डायरेक्टर जो हमारे हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है गुरमीत सिंह साहब, उनके भी हम बड़े शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और फास्ट ट्रैक बेसिस पे जो यहाँ पे ये ट्रायल चल रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे जो ब्लॉक सुखनाग है या जोन हरदपुंजू से जो बच्चों आए हैं यहाँ, तो भरपूर अपना मुजाहरा दिखाने की कोशिश करें जोश खरोश के साथ। सभी जो यहाँ ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं, सबकी कोशिश यही है कि हाँ मैं ही अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करूं सर। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारा जो टैलेंट है यहाँ के बच्चों में, यहाँ के नौजवानों में जो टैलेंट है, इसको हम उभारने की कोशिश करें। इस टैलेंट को हम कोशिश करें कि नेशनल लेवल पे पहुँचे, ये स्टेट लेवल पे ये टैलेंट पहुँचे सर। क्योंकि इस इनिशिएटिव की वजह से जो यहाँ के नौजवान है हमारे एरिया के, ये ड्रग्स से भी दूर रहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज से भी दूर रहते हैं, और जो बाकी गलत एलिमेंट्स जो है जो कोशिश कर रहे हैं यहाँ के नौजवानों को भटकाने की, ये उस चीज़ से दूर रहे हैं। और ये गवर्नर साहब का बड़ा एक इनिशिएटिव है और हमारे डायरेक्टर साहब का या हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर का बड़ा एक इनिशिएटिव है कि इससे जवानों में जो है एक हौसला शिकनी की हम बात करेंगे, हौसले देने वाली बात है कि ये ट्रायल्स ले रहे हैं ताकि हम अपना स्टेट का लोहा आगे तक पहुँचाएंगे सर। पहली बार हमारे इलाके में ऐसा हो रहा है कि बच्चों को खिलाया जा रहा है। एलजी साहब के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उसके बाद फारूक साहब जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और एजाज सर, इन्होंने पहली बार मुझे कॉल किया कि सोहेल साहब आप यहाँ आए हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारे इलाके की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इन्होंने बोला एलजी साहब के बारे में इन्होंने बात की, तो मुझे शौक़ लगा। पहली बार ऐसा हो रहा है, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं एलजी साहब का और स्टाफ का। हाँ, ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। इनमें से वो जिनके पास टैलेंट होगा वो बच्चे निकल जाएंगे, तो फिर पता चलेगा किसके पास टैलेंट है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि बार बार ऐसा होगा। जो अभी नहीं आए हैं उनको भी बताया जाएगा कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वो भी आएंगे। इससे जो है बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा गेम्स को, और जो जवान है, यूथ है, वो बिल्कुल नशे से और बिल्कुल जो उनकी सेहत है वो भी तंदुरुस्त रहेगी। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि सोनाली डोगरा है, और सोनाली डोगरा जम्मू की शान और जम्मू की बेटी की बात करें तो लगातार अपना देश विदेश के अंदर जो है वो परचम लहराती हुई नजर आ रही है। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सोनाली जी, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपकी YouTube को लेकर, तो किस तरह से देखते हैं उसके सब्सक्राइबर की अगर हम जिक्र करते हैं तो कितने सब्सक्राइबर हैं जो इस समय आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को?
जी, सब्सक्राइबर की बात करूँ तो आई थिंक ये जो दिल से प्यार करने वाले लोग हैं ये वही हैं सारे। 60 प्लस हैं, 60K प्लस हैं मेरे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, और अभी बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फोक स्टूडियो मेलोडीज़, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हम आए हैं। तो बहुत दिल से प्यार करने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं उसमें। देखिए, अगला सवाल ये रहेगा कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि शुरुआत में ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देश विदेश के लोगों को आप वहां पर जाकर अपना परफॉर्म करते हैं, लोगों को एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन होना, वो कहने के लोग आपके साथ लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ देश विदेश के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। अब बात ये होगी कि जिंदगी के सफर की, जिंदगी की जो सफर है वो कब शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ, और सबसे पहले आपका रोल मॉडल कौन रहा? सफ़र जो है वो स्टार्ट हुआ बिल्कुल बहुत बचपन से ही। पहले तो घर से ये माहौल शुरू होता है, उसके बाद स्कूल में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, ट्रेन किया जाता है इस मामले में। मेरी अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरी मदर हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। फिर मेरे स्कूल टीचर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि आपको करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए इस चीज़ में। सो यस, मेरी फैमिली से ही ये चीज़ें मेरे में आई हैं। तो क्या लगता है कि कभी सोचा था कि जिंदगी में जिस तरह से आप धीरे धीरे अपने मुकाम की तरफ बढ़ते गए, कभी सोचा था कि आज इस तरह से JK 24/7 को इंटरव्यू देंगे? बिल्कुल, ये चीज़ें हैं कि जब काम हम अपने यहाँ अपनी भाषा के लिए कर रहे हैं और अपनी भाषा को प्राउड फील करवाने की बात करें अपने जम्मू कश्मीर को, सो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आज आपके चैनल के मीडियम से सभी दर्शकों से मिलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। देखिए, किस तरह से अब एक एक करके आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि बचपन से आपने जब शुरुआत की, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी मदर ने आपका बहुत साथ दिया है, पूरे परिवार ने आपका साथ दिया है, तो परिवार के साथ साथ जब आप प्रोग्राम्स पे जाते थे, स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल की जर्नी कैसी रही थी? स्कूल में कैसा इंटरेस्ट रहता था जब आप पूरी क्लासरूम में, जब बच्चे आप साथ में होते थे, कहीं ना कहीं कोई टॉन्ट करने वाला या कुछ इस तरह से? बचपन में तो वैसे ये रहता है, क्योंकि अभी आकर हम बहुत सुलझी हुई बात या बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं, बट आई थिंक बचपन बचपन है और बचपन की बात बहुत अलग रहती है। आज हम याद करते हैं कि हम फिर एक बार बचपन में चले जाएं। सो बचपन में बहुत एंजॉय किया है स्कूल टाइम में, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में या मतलब हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेना मेरे लिए बहुत आज फ़ायदेमंद है। आज मैं हर उस चीज़ को याद करती हूँ और मिस भी करती हूँ, क्योंकि स्कूल के जो फ्रेंड्स, स्कूल में जो सिखाई हुई चीज़ें वो आज तक साथ दे रही हैं और आज तक हम उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीचर्स की डांट, हमारी टीचर्स की मार, मेरे हिसाब से स्कूल का टाइम जो होता है वो सबसे प्रीशियस और सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। वो स्कूल में कोई ऐसी टीचर जो आपकी फेवरेट? सभी फेवरेट रही हैं, बट मैं अपनी म्यूज़िक टीचर की बात करूँगी। वैसे हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बिकॉज ऑफ माय प्रिंसिपल मैम कि आज मैं म्यूज़िक फील्ड में जो भी कुछ कर पा रही हूँ, या उन्होंने मेरे पेरेंट्स को, मेरी मदर को ये चीज़ कही कि इसे म्यूज़िक सिखाएं आप। उषा नंद जी, मैं उनसे पढ़ी हूँ। और उसके बाद मेरी म्यूज़िक टीचर रश्मि अरोड़ा जी, और भी बहुत सारे टीचर्स, सभी ने बहुत प्यार सपोर्ट दिया है। सो उन्हीं की वजह से जो उनकी सिखाई हुई चीज़ें हैं वो आज हम उस चीज़ में आगे कर पा रहे हैं। सोनाली जी, अगला सवाल जो होगा वो आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सवाल ये है, म्यूजिक से जुड़ा हुआ ही है, सवाल ये रहेगा कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पूरा आपके स्कूल टाइम में कौन ऐसी टीचर थी जो आपको पसंद नहीं थी, जिसे हम कहेंगे कि लाइफ में होता है ना कि एक टीचर होती है, वो कहते हैं कि हमें वो देखना पसंद नहीं होती है, फिर भी जब आंखों के सामने आती है तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि चलो अब पढ़ ही लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बचपन में ये चीज़ें होती हैं जो टीचर से मार पड़ जाती थी, उस टाइम के लिए लगता है कि अब ये टीचर से डर लगता था। मतलब बुरी मेरे को कभी कोई टीचर नहीं लगी, क्योंकि हमारे टाइम का जो, जब हम बचपन में स्कूल में थे, आजकल का दौर थोड़ा चेंज हो गया, बच्चों को थोड़ा सा भी हाथ लगा दो तो बच्चे परेशान होते हैं और मतलब कंप्लेन्स वाला इश्यूज़ हो गए हैं आजकल। बट हमारे टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि टीचर से मार पड़ना इज़ लाइक जैसे कि हम अपने माँ बाप से मार खाते हैं, वही हमारे टीचर्स
का रहता था हमारे ऊपर, क्यों उनके भी बच्चे हैं, वो जब हमें उस तरीके से ट्रीट करते हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसा ही। और आज उनकी जो मार है वही जो उस टाइम पे उन्होंने सिखाई हुई चीज़ें हैं वो आज हमारे काम आती है। सो आज याद आता है कि कितने प्यार से और कितने हमें दिल से हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है। सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी टीचर ने मतलब मुझे किसी टीचर के लिए वो एक नफरत वाली बात आई हो, क्योंकि बहुत प्यार से हमें टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। और मेरी आई थिंक जब कभी मार पड़ जाती थी तो सिर्फ डर लगता था टीचर से, बुरा कभी कोई टीचर नहीं मुझे लगा, और कभी किसी स्टूडेंट को टीचर्स बुरे लगने भी नहीं चाहिए। आई चलिए थिंक बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो एक विद्या जब देता है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनका भी रहता है। एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया है और कहीं ना कहीं बातों में संदेश जो है वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बचपन में है, बचपन से भी बाहर आएंगे, हालांकि अभी तो ये बड़ी हो चुकी है सोनाली, अभी बचपन की ही बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। इसी से जुड़ा बचपन का एक सवाल है कि कोई ऐसी डांट, कोई ऐसा मूवमेंट जो आपको याद हो बचपन का कि आपकी जिंदगी में अभी तक वो भूला ना हो, क्योंकि कुछ प्यार वाली बातें भी होती हैं, डांट वाली किस्से भी होते हैं, वो जिंदगी में इंसान भूलता नहीं है। कोई ऐसी किस्सा जो दर्शकों के साथ? डांट वाले किस्से बस यही होते हैं कि घर में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सुनाऊं, क्योंकि हर दिन पड़ती रहती थी डांट बचपन में, और प्यार भी उतना ही मिलता था। क्योंकि डांट बचपन की मैं क्या बताऊं, मुझे वैसे सीरियसली सच में कुछ ऐसा मैंने काम ज़्यादा सीरियस वाला किया नहीं था कि मुझे जो याद रहने वाला हो कि एक ही बार मार पड़ी या डांट पड़ी। मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे मतलब जब मार पड़ जाती थी ना किसी चीज़ के लिए तो उतना ही प्यार भी मिल जाता था वापस। सो इसलिए मुझे सच में कोई याद नहीं है कि मुझे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मार पड़ी हो या डांट पड़ी हो। चलिए जी, डांट तो पड़ी नहीं है, प्यार भी मिला है, डांट भी पड़ी है, ये चलता रहता है। एक नटखट जो बचपन में होता है वो बचपन तो नटखट ही रहता है। जिस तरह अगर बात की जाए बाल गोपाल जी की, वो एक बचपन ही होता है, वो आप भी जानते हैं बेहतर। अब अगला सवाल ये है कि जिंदगी में अगर बात की जाए तो जब आपके बचपन में कोई ऐसा आपके इंपॉर्टेंट रहा हो कि जब आपने पहला गाना जब स्टेज पे गाया हो, चाहे वो स्कूल हो या स्कूल टाइम में हो या फिर किसी कार्यक्रम में गाया हो, कब शुरुआत हुई उसकी? इंटर स्कूल कंपटीशन में, ये मैं तब की बात बता रही हूँ। उससे पहले मैं ग्रुप सॉन्ग्स में तो पार्टिसिपेट करती थी, बट जो सोलो परफॉर्मेंस थी वो मेरी थी इंटर स्कूल कंपटीशन। आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, यस 10 साल की। सो इसी के आसपास थी। सो उस टाइम पे मैंने एक सोलो परफॉर्मेंस दी थी और वो कृष्ण भजन गाया था, जो कि मेरे स्कूल टीचर्स ने ही मुझे सिखाया था। और उसके बाद से उन्होंने पेरेंट्स को कहना शुरू किया कि यस, इसमें वो क्वालिटीज़ हैं, इसमें वो खूबी है कि ये इस म्यूज़िक फील्ड को प्रोफेशन भी बना सकती है।